दोस्तों, आपका इंडियन अचीवर्स में एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडियन अचीवर्स 2,13,000 से ज़्यादा व्यूज़ पार कर चुका है और उसके सब्सक्राइबर 13,200 से ज़्यादा हो गए हैं। ये सब आपके प्यार, मोहब्बत और आपके आशीर्वाद से हुआ है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वो हमारे उन भारतीयों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो विदेश में या तो खुद जाना चाहते हैं या अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं या व्यवसाय के लिए जाना चाहते हैं। तो न्यूजीलैंड उनमें से ही एक देश है जहाँ पर बहुत सारी संख्या में भारतीय रहते हैं और जो अपना सपना वहाँ पूरा कर रहे हैं। तो आज हमने अपने 2 मेहमानों को बुलाया है, जिनमें से एक कमलजीत सिंह बख्शी जी हैं, जो 25 सालों से ज़्यादा वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर वो राजनीति में भी एक्टिव हैं और भारतीय कम्युनिटी से भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बख्शी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और नमस्कार हमारे राजीव जी। दूसरे मेहमान मिसेस पूनम वैद हैं, जिनके 2 बेटे हैं और दोनों न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सेटल्ड हैं और वो आधा वर्ष न्यूजीलैंड में गुजारती हैं और आधा वर्ष लगभग भारत में गुजारती हैं। तो उनको दोनों देशों के माहौल का, वातावरण का और अपॉर्चुनिटीज का भी ज्ञान है। तो इसलिए आज उनको भी हमने बुलाया है अपने स्टूडियो में। पूनम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर विजय गौड़ और मैं हर बार की तरह इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। तो बख्शी जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। आप चूंकि पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, आप लगभग 12 वर्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और भारतीय कम्युनिटी से भी आप जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ शुरुआत में ये बताइए कि न्यूजीलैंड बहुत ही छोटा सा देश है एज कंपेयर टू इंडिया, और इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं न्यूजीलैंड की जो आकर्षित करती हैं, जिनकी वजह से आप भी आकर्षित हुए और न्यूजीलैंड में जाकर सेटल हो गए? राजीव जी, न्यूजीलैंड की कुछ खासियत ऐसी हैं जी। जिसने मेरे को आकर्षित किया जब मैं 1997 में यहाँ पे फैमिली हॉलिडे के लिए आया था। और मैंने महसूस किया कि यहाँ पे जो ओवरऑल एक तो ब्यूटी बहुत है। आप जैसे जानते हैं कि पूरी दुनिया में आगे जाके क्लीन एयर और क्लीन वाटर, ये दो चीज़ों की बहुत कमी होने जा रही है। तो तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी कि लोग जो थे बहुत फ्रेंडली थे और हमेशा आपको हंस के ग्रीट करते थे। जी, जी, जी। तो ये चीज़ें आकर्षित की। फिर उसके बाद मेरे उस टाइम पे बच्चे भी छोटे थे और मैं चाहता था उनके लिए कुछ ऐसा एक सिस्टम तैयार किया जाए जहाँ पे वो एजुकेशन अच्छे तरीके से ले सके और तरक्की कर सके। नो डाउट इंडिया की एजुकेशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, पर पीयर प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने महसूस किया। हालांकि मेरे बच्चे दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, स्प्रिंग डेल्स में थे, उनकी एडमिशन हुई हुई थी और अच्छे तरीके से चल रहा था उनका। पर आगे चलकर यूनिवर्सिटी में इतना कंपटीशन मेरे को नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं और जाके ट्राई किया जाए। मैंने पूरी दुनिया घूम रखी थी, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, एशियन कंट्रीज, पर मेरे को कहीं पे भी ऐसी आवाज़ नहीं आई कि आप यहाँ पे आके सेटल हो सकते हैं। पर जब मैंने न्यूजीलैंड विजिट किया, मेरे को महसूस हुआ कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल की हैं, लोग अच्छे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि मैं 2001 में यहाँ पे पहुंचा था और 2008 में मैं यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया था विद ओए इन कमाल, 7 ईयर्स। कमाल, कमाल। तो लोगों का यहाँ पे आपको वेलकमिंग जो महसूस कराना है, वो एक बहुत जी। डिफरेंट तरीके से है। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत आकर्षित की और उसी कारण से मैं यहाँ पे आया। और जब तक एजुकेशन की मैं बात कर रहा था, उसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जो मेरे बड़े बेटे हैं, उन्होंने यहाँ से अकाउंटेंट की, अकाउंटिंग की और प्रॉपर्टी की डिग्री की और यहाँ पे अपना व्यवसाय चला रहे हैं। और छोटा बेटा जो है वो हमेशा से पायलट बनना चाहता था। अब वो कैथे पैसिफिक के लिए एज अ पायलट
वहाँ पे फ्लाई कर रहा है और हांगकांग में बेस्ड है। वाह जी वाह, बड़ा। वाह, तो लाजवाब। पूनम जी, आप तो देखिए दोनों जगह का आनंद ले रहे हैं। जी। कितना अंतर लगता है आपको दिल्ली के जीवन में और ऑकलैंड के जीवन में? देखिए ऑकलैंड तो 4 देश ऑकलैंड जैसे समाज आए दिल्ली की पॉपुलेशन में। जी। थोड़े लोग हैं, थोड़ी सब समस्याएँ हैं। तो अंतर कितना लगता है? आप बहुत समय रहते हैं यहाँ, बहुत समय वापस चले जाते हैं, तो क्या रहता है? कैसा लगता है? मुझे दोनों जगह ही बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि दिल्ली में बहुत भीड़-भाड़ है, ट्रैफ़िक, और यहाँ पर बहुत शांति। यहाँ की नहीं, दिल्ली वाले आबो-हवा शांति झेल पाते हैं क्या? है? क्या दिल्ली चीज़? वाले शांति झेल पाते हैं क्या? मुझे शांति की आदत है। अच्छा। जी, जी, मैं थोड़ी शांति टाइप हूँ। जब भी जी, टाइम मिलता है तो शांति की तलाश में रहती हूँ। तो जी। यहाँ बख्शी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ लोग बहुत अच्छे प्यार से मिलते हैं, स्माइलिंग फेस, आते-जाते दुआ सलाम हो जाती है। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, शांति है, सफाई है। मुझे तो ये सबसे पहले मेरा परिवार है, मेरे दोनों बच्चे यहीं हैं। जी, जी। ओके। क्या अच्छा, करते हैं आपके बच्चे यहाँ? मेरा बड़ा बेटा अकाउंट्स में है, उसने यहाँ अकाउंट्स की डिग्री ली है, और जी, छोटा बेटा बेसिकली इंजीनियर था और उसने यहाँ मास्टर्स की, और आजकल वो बिल्डर है, उसकी अपनी कंपनी है। जी, बड़ा वाह! अच्छा। बहुत ही बढ़िया है। तो अच्छा, संपर्क में रहते हैं भारतीय समाज के साथ? बेसिकली इसके जो भारतीय समाज के साथ-साथ यहाँ के लोकल लोग भी हैं। जी, उनसे भी रहते हैं संपर्क। गोरे से भी, हाँ, क्योंकि इसका छोटे बेटे का खास तौर से बहुत कॉन्टैक्ट में रहता है क्योंकि बिल्डर है, जी। तो हर तरह तो के लोग मैं हैं उसकी कंपनी अगला में। सवाल बख्शी जी से पूछना चाहूँगा। बख्शी जी ये बताइए, आपने तो यहाँ के पूरे समाज को देखा, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी रहे आप। अ, अब तो मैं जो प्रेस को फ़ॉलो करता हूँ आपकी को थोड़ा, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि परिवर्तन हो रहा है अब चीज़ों में। क्राइम रेट बढ़ने लगा है। मैं पढ़ रहा था दुकानों को लूट लेते हैं और पिछले साल का अगर डेटा देखें तो लगभग हर रोज़ एक क्राइम हो रहा है इस तरह का, जहाँ लूटते भी हैं, मारते भी हैं। कल की खबर में देख रहा था नकली नोटों का चलन हो गया है आपके यहाँ पे। ये सारी समस्याएँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हमारे यहाँ होती थी कि भई नकली नोट पाकिस्तान से बन के आ जाते थे। वो सब भी वहाँ अब दिखाई देने लगी है। क्या परिवर्तन महसूस करते हैं आप न्यूज़ीलैंड में पिछले 10 साल में? गौर साहब, यहाँ पे ये जो आंसर है वो थोड़ा-सा पॉलिटिकल हो जाएगा, जी, क्योंकि उसमें जो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं एक उस पार्टी से था जो ऑपोज़िशन में थी पिछले 6 साल के लिए, जी, और उन 6 सालों में जो सरकार थी, उसकी जो नीतियाँ थीं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा। क्राइम की तरफ उनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था, और उनका मतलब कि आप तरक्की के लिए जो टारगेट फिक्स करते हैं, वो तो एक भी उन्होंने अचीव नहीं किया। जो एक टारगेट उन्होंने अचीव किया कि वो जेल की पॉपुलेशन को कम करना चाहते थे। जी, जब हम 2017 में आउट ऑफ पावर गए थे, उस टाइम पे तकरीबन 12-13 हज़ार के करीब जेल में बंदी थे। उन्होंने उस टारगेट को अचीव किया और उसको कम करके 9,000 लोग सिर्फ जेलों में रह गए। जो क्रिमिनल्स थे, उनको पैरोल पे रिलीज कर दिया कि नहीं जी, इनको जेलों में से बाहर निकालो और अपॉर्चुनिटी दो। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, पर जिन्होंने क्राइम किया, जिनके ऊपर तुम विश्वास नहीं कर सकते, उनको अगर आप जेलों से बाहर निकाल के सड़कों पे छोड़ दोगे, वो फिर से वो रिपीट करेंगे। तो मैं जी, समझता हूँ एक ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने एक पॉलिसी शुरू की कि जो भी कोई वहां पे 2 साल से ज्यादा जिसकी सजा थी, क्राइम किया, उनको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, चाहे वो पैदा हुए वहां पे या कुछ है, ओरिजिन उनका जिस मुल्क का था वहां के लिए डिपोर्ट करने शुरू कर दिए। तो उनको कहते हैं 501, जी, उनका जो लॉ है 501, उसके अंतर्गत जो लोग हैं, क्रिमिनल्स जो हैं, वो काफी न्यूजीलैंड में आए, और वो वहां से पूरी ट्रेनिंग लेके आए थे। वो बड़े बड़े गैंग्स के मेंबर थे, तो उन्होंने यहाँ आके
ड्रग्स और इलीगल आर्म्स और जितनी भी ये चीजें थी, इनमें यहाँ पे काफी वृद्धि की और उसी का कारण है। और हमारे गैंग्स के नंबर बढ़ गए। तो वो अगर आप इन सब चीजों का मिश्रण करें, उसका रिजल्ट है कि क्राइम रेट जो है यहाँ पे बढ़ गया। तो अब हमारी सरकार चेंज हुई, हमारी पार्टी आई। सॉरी, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ इसको उत्तर देने के लिए, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब हमारी सरकार आई है, हमने वादा किया था कि हम एक्स्ट्रा पुलिस लाएंगे। ये चीज हमने 2008 में भी की थी, जब हम आए थे। उस टाइम पे भी क्राइम जो था बहुत ऊंचाइयों पे था, तो हमने एक्स्ट्रा पुलिस दी, कुछ लॉज चेंज किए। अब जैसे एक लॉ मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जजेस के पास एक अथॉरिटी है कि अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा होनी चाहिए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, तो जज के पास अथॉरिटी है कि उसको 60% डिस्काउंट देके उसको 4 साल की सजा दे दे। और 4 साल की भी जब सजा मिलती है, उसमें से भी पैरोल, अगर आपका आचरण अच्छा था तो उसमें भी डिस्काउंट करके 2 4 3 सालों में वो बंदा बाहर जेल से आ सकता है। हमने उसको कम करके 60% से उसको 40% पे ले आए कि आप 40% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो ये चीजें जो है, हम इन चीजों के कानून जो है बदलाव ला रहे हैं और सख्ती जो है वो ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में क्राइम रेट कम होगा। ठीक है। पूनम जी, मेरा आपसे एक संस्कारों को लेकर सवाल है जी। आप एक साथ 3 पीढ़ियां रह रही हैं, आप, आपके बच्चे और आपके पोते पोतियां, ठीक है? जी। और आप रह रहे हैं इस समय न्यूजीलैंड में। जी। मैं आपसे अगर पूछना चाहूं कि जो हमारे संस्कार हैं, जो देखो न्यूजीलैंड तो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर रहना और सोच और व्यवहार अलग किस्म का है, भारत में अलग किस्म का है। तो ये तीनों पीढ़ियों के बीच आप उस तालमेल को किस तरीके से मेंटेन कर रही हैं, बना पा रही हैं? और आपको क्या लगता है कि वहां पर स्वतः ही ये चीजें अपने आप कम होनी शुरू हो जाती हैं या आपने बरकरार रखा हुआ है? मेरे केस में हमने तो बरकरार रखा हुआ है। मेरे दोनों पोते पोतियां नियमित पूजा करते हैं मेरे साथ, अपने माँ बाप के साथ, आने पर पाँव छूना। और हम तो अपने जो हमारे भारतीय संस्कार है ना, पूरी कोशिश है कि अपने दोनों पोते पोतियों को भारतीय संस्कार ही दिए जाए। उनको समय समय पे समझाना। जैसे यहाँ के बच्चे छोटे छोटे सुनते हैं स्कूलों में कि पार्टनर के साथ मूव कर जाएंगे, तो मेरा बिल्कुल उसका होता है कि हमने पेरेंट्स के साथ रहना है और शादी के बाद भी जैसे हम रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ या हमारे बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, ऐसे आप लोगों को भी रहना। तो इसकी जद्दोजहद तो चलती है दिमाग में। थोड़ा और खुल के बताइए। पर पूनम जी एक बात बताइए, यहाँ पे राजीव जी ने बड़े अच्छा सवाल पूछा आपसे संस्कार पे। हाँ जी। देखिए, संस्कार एक बात होती है, कट्टरता एक बात होती है, ठीक है? तो भारतीय कम्युनिटी जो है वो अपनी अडेप्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। अभी बख्शी जी ने बताया 8 साल में वो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट भी हो गए। उन्होंने अडेप्ट कर लिया सोसाइटी में, नए देश में आए, नए सोसाइटी में आए। और मैं यहाँ कैलिफोर्निया में भारतीयों को, पर्टिकुलरली सिख परिवारों को देखता हूँ, अडेप्ट कर लिया टोटली उन्होंने। उनमें बच्चे जज हैं, उनमें सब कुछ है। आप मुझे ये बताइए, अगर हम इस तरह की कट्टरता और इस तरह के जो मूल्य हैं भारतीय समाज के, उन्हीं के ऊपर जोर देते रहेंगे, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि न्यूजीलैंड का जो समाज है वो आपको बिल्कुल अलग दृष्टि से देखेगा? क्यों नहीं हम उनके अंदर मिल-जुल के उनके वैल्यू सिस्टम को अपना लें थोड़ा-सा? नहीं मिस्टर गौर जी, हम घर में अपने संस्कार देंगे और बच्चे तो सारा दिन बाहर रहेंगे। अभी छोटे हैं, स्कूल में जाएंगे तो कुछ उनके संस्कार भी सीखेंगे, ठीक है ना? लेकिन जो हमारे मूल्य हैं, ऐसा ना हो ना कि वो पूरी तरह न्यूजीलैंड के ही संस्कार सीख ले। तो क्योंकि मैं भारतीय हूँ, तो मेरे लिए तो भारतीय संस्कार सर्वोपरि है। ये बिल्कुल ठीक है पूनम जी। देखिए, जो आपकी समस्या है वही लगभग हमारी भी यहाँ है। पर ये अपने आप में एक बड़ा अजीब स्थिति है। आप और हम इसको कब तक मेंटेन करेंगे? आपको ये सोचना चाहिए। अगली 2-3 पीढ़ियों के बाद तो टोटली वो लोग यहाँ के हो जाएंगे और उनको हो भी जाना चाहिए। उनको इस देश में रहना है, इस समाज से डील करना है। नहीं,
जी मिस्टर गौर मैंने बहुत सारे देखे हैं। हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं जो बहुत सालों से यूएस में है, जी जी करीबन 40 सालों से। लेकिन जी ठीक है, उन्होंने अपने पूरे संस्कार इंटैक्ट रखे हुए हैं। जी जी अडेप्टेबिलिटी तो अपने आप हो जाएगी। आप ये जी मानो ना कि बच्चे सारा दिन तो घर में रहेंगे नहीं। जो यहाँ के अच्छे संस्कार बच्चे वो सीखेंगे, जो भारत से संबंधित है संस्कार, वो भारत के सीखेंगे। चलिए, तो चलिए अब बख्शी बख्शी जी, जी से मैं एक सवाल सर पूछना सर सर चाहूंगा सर एक मिनट, हाँ अगर आपकी इजाजत हो तो एक जी जी सवाल मैं जरा पूछ प्लीज लूं। प्लीज प्लीज। आप बख्शी जी ने जैसे ये तो बता दिया कि भी न्यूजीलैंड में हवा बहुत अच्छी है, पानी बहुत अच्छा है, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं। तो बख्शी जी ये बताइए, हमारा सबका जन्म और लालन पालन भारत में हुआ, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से छोटे से देश न्यूजीलैंड से भारत पिछड़ा हुआ है और अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोग भारत से बाहर जाकर बसना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बुनियादी चीजें हैं जिसके ऊपर भारत ध्यान नहीं दे पा रहा और आज भी वो फाउंडेशन उसकी बहुत कमजोर है? आप जरा इसको बता पाएंगे? देखिए राजीव जी, इसमें ना कई पक्ष हैं जिनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। खास तौर पे एक चीज की जो कमी थी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। पर हम पिछले 10 सालों 15 सालों से देख रहे हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और आधुनिक भारत नजर आता है। जब आप वापस जाते हो आपको नजर आता है कि तरक्की हुई है। तो अब उल्टी गंगा बहनी शुरू हो रही है। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो विदेशों से वापस इंडिया जा रहे हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे अपने बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब जो है समय है वो भारत में जाकर तरक्की करने का है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये ट्रेडिशन जो चलता था आ रहा था वो चेंज होगा। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा जब भी भारत से वापस आता है, छुट्टी के लिए जाता है, तो उसके मन में एक विचार उठता है कि मैं वापस इंडिया चला जाऊं। तो ये चीज जो है वो काफी चेंज हो चुकी है। अभी आप कंपैरिजन जो है वो एप्पल फॉर एप्पल अगर करना चाहें तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में मिलता है और जी लोग देख रहे हैं भारत जाने के लिए। जी। तो बख्शी जी, ये बात आपने बताई कि आपकी पार्टी अब पावर में आ गई है। मुझे ये बताइए, उसको तो पावर में आए मेरे ख्याल 1-2 साल तो हो ही गए अब। अ, साल अक्टूबर में साल हो जाएगा। जी साल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा डाटा देख रहा था आपके देश का। पिछले 1 साल में 70 से 80 हज़ार लोग छोड़ के चले गए। 80,000 लोग या 1 लाख लोग एक 55 लाख के देश में, 5 मिलियन के देश में, 65 लाख के देश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। अमेरिका में या इंडिया में तो 50,000 लोग का कोई 60,000 80,000 का कोई मायना होता नहीं, पर यहाँ होती है। क्यों जा रहे हैं लोग? दूसरी तरफ अस्पतालों में लाइन है, 1-1 साल का सर्जरी का डेट मिल रहा है। डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, टीचर्स की कमी है, प्लम्बर्स की कमी है। बाहर से जो लोग आते थे उनके लिए स्ट्रिंजेंट होता जा रहा है और से और। तो किस दिशा में लेके जा रहे हैं आप न्यूजीलैंड को अब आपकी पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, ये चैलेंजेस पूरी दुनिया में है, सिर्फ न्यूजीलैंड में नहीं है। इन लोगों की कमी पूरी दुनिया में है। आप चाहे वो इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें। और बख्शी जी, हाँ छोड़ के तो कोई नहीं जाता ना, अब कमी तो यहाँ जी, भी है, छोड़ के मैं नहीं उसी जाते पे ही ना आ लोग। रहा हूँ। अब मैं तो उसी पे ही आ रहा हज़ारों हूँ। की तादाद में मैं देख रहा हूँ कि लोग छोड़-छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। स्टिल ये हमेशा से न्यूजीलैंड को लोगों ने जी, एक अपना फुटिंग स्टेप समझा है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेटल होने के बाद, सिटीजनशिप लेने के बाद यहाँ से माइग्रेट होके ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। जी, ये जो है कल्चर यहाँ पे हमेशा से रहा। जैसे अमेरिका में भी है कि लोग, बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, वहाँ पे अपने आप को सेटल करते हैं थोड़ा सा और फिर अमेरिका मूव कर जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे है कि लोग, क्योंकि एक इजियर वे था थोड़ा सा न्यूजीलैंड आना, ऑस्ट्रेलिया जाना मुश्किल था, तो इस रास्ते को पकड़ के लोग जाते थे।
और मोस्टली जो है यही हो रहा है। और ये साइकिल जो है एवरी 6-7 ईयर्स 10 ईयर्स में एक बार आता है कि बहुत सारी माइग्रेशन जो है फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती है। न्यूजीलैंड इनपुट लेता है फिर से। आप नेट माइग्रेशन देखें, आप सिर्फ नंबर को ना देखें, नेट माइग्रेशन में अभी भी हम पॉजिटिव हैं। इतने सारे लोग जाने के बाद भी हमारे पास नंबर्स जो हैं वो मेंटेन्ड हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेडिकल सिस्टम के ऊपर काफी प्रेशर था। अगेन इट कम्स बैक टू द पॉलिसीज। हमने फिर से वो पॉलिसीज जो अपनी 2008 में इंट्रोड्यूस की थी, डॉक्टर्स को फैसिलिटीज देने के लिए, अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो उनके जो स्टूडेंट लोन्स हैं उनको माफ कर देते थे हम। लेबर गवर्नमेंट ने ये सब चीजें जो बंद कर दी, और फिर वो बच्चों के ऊपर प्रेशर आता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पे बेटर है, ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, तो वो स्टूडेंट्स जो है यहाँ से पढ़ाई कर कर वहां चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है एक साइकिल है, वो साइकिल आता है। अब फिर आप देखेंगे कि जब न्यूजीलैंड की दोबारा से थोड़ी तरक्की की तरफ चलेगा, लोग वापस आना भी शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पहले भी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आए थे, अब फिर देखेंगे हम कि आगे वाले समय में ये होगा। वाह! जी। पूनम जी, मेरा आपसे सवाल है, आपके बच्चे न्यूजीलैंड में आकर सेटल हुए। जी। आप इंडिया में जो इंडिया से न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के लिए, चाहे वो पढ़ाई के लिए, उनको थोड़ा-सा अपने अनुभव के बेस पर बताइए कि न्यूजीलैंड का वीज़ा लेना कितना आसान है या मुश्किल है? वहाँ पर पढ़ाई के हिसाब से, जैसे बख्शी जी ने कहा कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, आप अब आपके बच्चे तो काफ़ी सालों से वहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन कैसी है कि क्या आप अभी भी सजेस्ट करेंगे कि इंडिया से जो आना चाहते हैं वो न्यूज़ीलैंड के लिए अपनी कोशिश करें और आएँ, और उनको क्या उपाय करने चाहिए? आई मीन व्हाट स्ट्रैटेजीज़ दे शुड अडॉप्ट टू देखो कम टू ये न्यूज़ीलैंड? उपाय तो मेरे बच्चे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मेहनत करेंगे, बच्चे आएँगे, और तो कोई कमी नहीं है अपॉर्च्युनिटीज़ की। नो डाउट मेरे बच्चे तो दोनों अच्छे सेटल हो गए। तो मेरे हिसाब से तो जो भी बच्चा आएगा, मेहनत करेगा, वो आराम से सेटल हो जाएगा। और अच्छा वीज़ा आप वगैरह की भी एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इंडिया में कंसल्टेंट है बहुत, जो आपको पूरी तरह से गाइड करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या करना चाहिए। तो एज़ सच हमें तो, मेरे बच्चों को तो कोई दिक्कत आई नहीं। तो आपने कभी सोचा है ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल होने का? जैसे बख्शी जी ने कहा बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। नहीं, मेरे बच्चे बिल्कुल, वो यहाँ पे बहुत खुश हैं। उनको जो ओके, शांति चाहिए थी, उनको बहुत चकाचौंधी चाहिए। यहाँ पे न्यूज़ीलैंड में वो बहुत खुश हैं। उनके, हाँ, कई सारे लोग मूव करे हैं, जा रहे हैं और जाने ओह! वाले भी हैं, लेकिन मेरे बच्चे यहीं पे खुश हैं। वो, उन्होंने पूनम, नहीं अभी तक ये सोचा। बताइए, अब ये दोनों दुनिया देखने के बाद आपका क्या सजेशन है? भारत में अब थोड़ा क्या परिवर्तन चाहेंगे आप? मतलब कैसा लगता है भारत आपको? में देखो, एक्चुअली न्यूज़ीलैंड और भारत का कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। जी, भारत 140 करोड़ का देश, और न्यूज़ीलैंड जैसे आपने कहा 55 लाख का देश, है हुँ, ना? तो जो एक छोटे घर में 2 जने बहुत अच्छी से समा जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, और उसी घर में अगर 10 जने आ जाएँ तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। और अब तो पिछले 10-12 सालों से तो बहुत ही ज़्यादा भारत में चेंज हुआ है। जैसा बख्शी जी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, अपॉर्च्युनिटीज़, तो धीरे-धीरे थोड़ी है, कुछ प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, मुझे लगता है उसमें टाइम लगेगा। तो चलिए, आपके हिसाब से मेन पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है देश में भारत? मुझे ऐसे लगता है। जी, चलिए, बख्शी जी, मैं आप, चूँकि आपका व्यक्तित्व पॉलिटिकल भी है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज की तारीख में जैसे बहुत सारे देश अपने इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसीज़ को काफ़ी सख्त बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी न्यूज़ीलैंड का भारत को लेकर क्या रुख है, क्या रवैया है? और उनकी वीज़ा को और इमिग्रेशन को लेकर पॉलिसीज़, अभी लेटेस्ट पॉलिसीज़ क्या बन रही हैं? क्या वो कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं इंडियंस को, या इंडियंस के लिए उसको मुश्किल बना रहे हैं? थोड़ा-सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर न्यूज़ीलैंड आना है तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे मिल सकता है आसानी से? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है राजीव जी। कल ही इस सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि
इंडिया से स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को दी जाएगी जो हायर स्टडीज के लिए आना चाहते हैं, और नए स्टूडेंट्स जो हैं, पुराने नहीं, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं यहाँ पे आने के लिए, उनको $10,000 साल की स्कॉलरशिप दी जाएगी फॉर हायर स्टडी। ये एक बहुत अच्छा एक अट्रैक्शन है जो बच्चे आना चाहें। अगर आपके कुछ श्रोता इस चीज को देख रहे हैं तो उनको मैं ये जानकारी दे दूं कि जो एजुकेशन की वेबसाइट है वहां पे जाके देखें, तो ये एलिजिबिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, और पर्टिकुलरली ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी दुनिया के नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए। तो हम अच्छा, चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे आता है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छे से अपना जॉब करता है और टैक्स पे करता है, और उसके अलावा उनका क्राइम के साथ कोई लेना देना नहीं होता। वी आर द लीस्ट क्रिमिनल ऑन द लिस्ट कि जो जी, क्राइम कमिट करते हैं, तो जी। वी आर वेरी गुड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। तो इसलिए हम चाहते हैं यहाँ से आए। एक यहाँ पे छोटा-सा जो एक, हाँ, जी, हाँ जी, जी, कैरी ऑन। जी। यहाँ पे एक पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज लाया है जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। हम स्किल्ड माइग्रेंट्स को यहाँ पे लाना चाहते हैं। जैसा कि पहले जिक्र हुआ था कि प्लम्बर्स की कमी है, इलेक्ट्रिशियंस की कमी है, वो चीज हम जो है उसको भरना चाहते हैं। जो अच्छे एजुकेशन लेके आए हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दे के यहाँ के स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको प्रोवाइड करें। ये चीज आप थोड़ा सा समय रुक जाइए, आप देखेंगे इंडिया में भी यही कमी आएगी, क्योंकि अच्छा, अच्छा। ट्रेंड जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो वो क्वालिफाइड लोग जो हैं उनको वो तैयार करें। ऐसा नहीं है कि भाई बाप दादा जो थे वो अगर प्लम्बर थे वो घर में ही सीख के वो प्लम्बिंग शुरू कर देते हैं। वो चाहेंगे कि वो क्वालिफाइड हो, जो घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, उनमें वो क्वालिफाइड लोग चाहेंगे। वो चीज जो अच्छा, है इंडिया में एक भी आप चीज़ देखेंगे कमी आएगी। एक चीज़ और बता दीजिए बख्शी जी कि सालाना हर साल लगभग न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट क्या कितना स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करती है कि उसके पास कितना स्कोप है कि भाई कितने बच्चे आ सकते हैं? देखिए, स्काई इज द लिमिट। जब 2008 की मैं बात करता हूँ, जो एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री थी, वो तकरीबन 8-900 लाख डॉलर, 8-900 लेस देन $1 बिलियन की इंडस्ट्री थी। वो बढ़कर एक समय पे $5 बिलियन पे पहुंच गई थी। कोविड के बाद वो ड्रॉप हो गई। अब दोबारा से उस चीज को हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक भ्रम है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जो है बेटर एजुकेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में भी एजुकेशन की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। लोगों की थोड़ी सी प्रायोरिटी अभी न्यूजीलैंड के लिए कम थी, पर हम समझते हैं कि 10-15 हजार स्टूडेंट्स इंडिया से कम यहाँ पे उनकी खपत हो सकती है। अच्छा, अच्छा। ये बहुत बढ़िया जवाब दिया सर आपने। जी, जी, बड़ा अच्छा। तो गौरव बख्शी जी साहब ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि ध्यान दे रही है अब आपकी पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों पे। अ, जो आप कह रहे हो कि इंडिया में भी इस तरह की लेबर की कमी हो जाएगी, हालाँकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, एक ऑस्ट्रेलिया तो हम हर साल पैदा कर रहे हैं वहाँ पे। पर मैं थोड़ा-सा समझ सकता हूँ आपकी बात कि पढ़े-लिखे हैं, पर वो टेक्निकली उतने साउंड नहीं है अभी हमारे लोग। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो कर दिया है, एक इंडस्ट्री बना दिया है एजुकेशन को इन देशों ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, न्यूज़ीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ये आम लोगों के लिए सही बात है? मैं कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का तो नहीं हूँ, पर मुझे कभी-कभी लगता है कि बच्चों के ऊपर इतना कर्ज़ा है, ग्रेजुएट लेवल पे अमेरिका में ऑन एन एवरेज 50,000 कर्ज़ा है डॉलर हर बच्चे पे। अब आपके यहाँ क्या स्थिति है? आपके यहाँ भी लगभग स्थिति यही होगी। तो कुल मिला के वो बैंकों के लिए ही काम कर रहे हैं, अगले लाइफ में अपने वो कर्जा उतारते रहेंगे और काम करते रहेंगे। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हैं, क्या आप इस तरह का कोई ला सकते हैं उस देश में कि भाई बच्चे बैंकों के लिए काम ना करें, फ्री होके अपना जीवन जिएँ? देखिए, वो एक ओपन चेकबुक की पॉलिसी जो है वो जी, कहीं पे भी नहीं चल सकती कि हम एजुकेशन जो है टोटली फ्री कर दें सबके लिए।
अगर हमें अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो बच्चों को अपना एजुकेशन पास ऑन कर सकें, तो उनको हमें अच्छी तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, उनको अच्छा रहन सहन देना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है कि सरकार के पास या तो टैक्स जो है, जो शेनेगन की कंट्रीज है जहाँ पे 60-70% टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है और फिर लोगों को चीजें फ्री बांट देती है। देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच। कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए, जो पैसे इन्वेस्ट करके अच्छी एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजों के ऊपर कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इट इज सिचुएशन ऑफ कैच 22 कि ये करें तो वो होगा, वो करें तो ये होगा। जी तो अल्टीमेटली पैसे कहीं ना कहीं से आएंगे और तभी वो पैसा जो है खर्च किया जा सकता है, चाहे वो अच्छा स्टूडेंट फीस दे। देखिए, जीरो मतलब कि पहले साल से लेके 12 साल तक, ईयर 13 तक एजुकेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है, कोई पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता। पैसे की बात आती है जब वो यूनिवर्सिटी एंटर करते हैं। सिर्फ बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है, पेरेंट्स से, कि स्कूलों में अगर वो कुछ डोनेशन दे सकें साल के साल, वो दे सकें, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। सो फ्री एजुकेशन इज ऑलरेडी देयर, बट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी लेवल, टर्शियरी लेवल पे जब पहुंचते हैं, वहां पे जाके बच्चों को फीस देनी पड़ती है, और वो भी सब्सिडाइज्ड है। अगर वो कंपेयर करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उससे 3 गुना ज्यादा फीस पे करते हैं बनिस्बत के जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं। तो ये जी चीजें, जो चीजें हैं, मैं आपका जो व्यू पॉइंट है, मैं उस चीज को बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि फ्री एजुकेशन टोटल होनी चाहिए, बट उसके लिए कोई ना कोई हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि किस प्रकार से हो। अभी जो मौजूदा जो पिछली सरकार गई है, वो हमारे पर इतना बड़ा कर्ज का बोझ छोड़ गई है कि हमारे आने वाली कई पुश्तें जो हैं उन उस बोझ को ढोती रहेंगी। चलिए, चलते चलते बख्शी जी सिर्फ ये बता दीजिए कि जो भारतीय न्यूजीलैंड में आना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट और सेफ और सबसे बढ़िया ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसको उनको जरूर देखना चाहिए और उसके ही इंस्ट्रक्शन पे उनको आगे कोशिश करनी चाहिए। देखिए, एक वेबसाइट जो जरूर देखनी चाहिए वो इमिग्रेशन की है, www.immigration.gov.nz। उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या होगा, ये अपनी ड्यू डिलिजेंस करके आना चाहिए। मैं ये नहीं समझता कि बस वहां से अपना बैग पैक किया और न्यूजीलैंड पहुंच गए। पहले हो अपनी खोजबीन करें कि आप वो किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप क्या क्वालिफिकेशन गेन करना चाह रहे हैं, और उसके न्यूजीलैंड में क्या प्रोस्पेक्ट्स है। ठीक। अगर आपने यहाँ पे रहना है तो वो इमिग्रेशन की साइट से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूनम जी। हाँ हाँ, एक बोलिए सेकंड, जी। मेरी बच्ची जी क्योंकि यहाँ की सरकार में है, तो एक इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट तो शुरू करवा दें। इसके ऊपर हमने पिछली बार भी बात करी थी। डायरेक्ट फ्लाइट तो बख्शी जी पूनम जी, बताइए जरा क्या कह रहे हैं। पूनम जी, आपको ये खुशखबरी मैं दे देता हूँ ओके कि इस चीज के ऊपर काफी समय से हमारी डिस्कशन चल रही है। जी आपको याद होगा जब हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी आए थे, उस टाइम पे हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था ओके भारत सरकार का और न्यूजीलैंड का, फ्री कोड का, कि कोई भी मुल्क की एयरलाइन डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से ऑपरेट कर सकती है। मेरे को उम्मीद है, जिस प्रकार से बातचीत चल रही है, अभी रिसेंटली मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, 25 मिड 25 और 26 के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो शुरू हो जाएगी। चलो, नहीं तो आप जरा जल्दी करवाने की कोशिश करना। मेरा बस चले तो मैंने कल ही करवा दी थी। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। डायरेक्ट फ्लाइट का सवाल तो बहुत काफी टाइम से चल रहा है। खैर, वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा उन सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी संख्या को लाखों तक पहुंचाया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो हमारे साथ ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।